आगे। और अब बात करते हैं रोशनी की, क्योंकि रोशनी ने बहुत सारे घरों को रोशन कर दिया था, लेकिन शायद अब ये चिराग बुझता हुआ नजर आ रहा है। रोशनी एक्ट के हवाले से खुलासा एक बार फिर से हुआ। एक और फहरिस्त जारी की गई है सूबाई इंतजामिया की तरफ से। कई सियासी लीडरान के साथ साबिक IAS ऑफिसर, ताजिर इस फहरिस्त में उनके नाम भी शामिल है। और रोशनी की रोशनी 11 NRIs तक भी पहुंची है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के बाहर रहे हैं, लेकिन इस एक्ट के तहत उन पर भी इल्जाम है, उनके नाम भी जो अभी तक सामने आए हैं कि उन्होंने भी इस एक्ट के तहत जमीनें ली है। सियासी लीडरान के साथ साथ वो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी चेहरे जिनका जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, कलीदी रोल रहा है, उनके नाम भी आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ रहे हैं। पहले साबिक वज़ीर खजाना, फिर साबिक वज़ीर आला, और कल एक और खुलासा हुआ कि जम्मू के अंदर जो PDP का दफ्तर है वो भी, जहां 3 कनाल अराजी जिस पर कब्जा किया गया है, ये बात लिस्ट के तहत हम आपको बता रहे हैं, जो लिस्ट में नाम सामने आया और पार्टी के एक और लीडर का नाम भी सामने आया। लेकिन इसके फौरन बाद इस पर रिएक्शंस भी सियासी जमातों की तरफ से और खुद PDP की तरफ से भी इस पर रिएक्ट करके सफाई पेश की गई। PDP की रिएक्शन बिल्कुल बरवक्त थी और उन्होंने कहा कि उनके जो दोनों ऑफिशियल दफ्तर है, 2 अफसर, एक गांधीनगर में, एक श्रीनगर के अंदर, वो बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की तरफ से उन्हें दिए गए और उसका रेंट वो बाज़ाब्ता तौर पर पे करें। और ये जो ऑफिस वाला मामला है, इसमें हमने जब और इन डेप्थ आप चले जाएंगे तो पता लगेगा कि एक मकामी लीडर है, उन्होंने वहां मकामी आबादी के अंदर एक दफ्तर खोला था और वो जो दफ्तर था वो कहीं ना कहीं वक्त रोशनी एक्ट के तहत जो था वो आ रहा था। तो ये बहुत बड़ा मामला है। अब यहाँ ताजिर भी इस फहरिस्त में है, यहाँ इसमें पॉलिटिशियंस भी है और मजहबी पेशवाओं में भी महंत मंजीत सिंह का नाम सामने आया है। साबिक वजीर आजम जम्मू कश्मीर जो रह चुके हैं बख्शी गुलाम मोहम्मद, उनके अजीज अकारिब का नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसमें नाम आ रहे हैं और जिस तरीके से रिएक्शंस आ रही हैं और जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है, आगे क्या कुछ हो सकता है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मारूफ कानूनदान और वकील एडवोकेट शेख शकील साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जम्मू से। एडवोकेट शेख शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। लगातार आप इस पूरे मुद्दे पर डे 1 से नजर रखे हुए हैं और आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं इन सभी चीजों को लेकर। ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शंस के तहत लिस्ट अपडेट हो रही है और अब ये हर दिन अपडेट हो रही है। न सिर्फ अब रोशनी एक्ट वाला मामला सामने आ रहा है, बल्कि इन लिस्टों के अंदर अब इतना अमल गमल हो गया है कि रोशनी वाला कौन है और फॉरेस्ट लैंड और स्टेट लैंड लेने वाला कौन है, बड़ा मुश्किल हो रहा है इनमें एक एक करके पिन आउट करना। जबकि सरकार के लिए 2 अलग अलग डायरेक्शंस थी। फॉरेस्ट के लिए अलग से कहा गया था कि आप डिटेल बताइए, VIPs, VVIPs और आम लोगों ने जिन्होंने लिया है, क्योंकि 40 से 45 हजार लोगों के नाम थे, वो अलग से जाया करने थे। यहां रोशनी एक्ट के लिए अलग से करना। लेकिन जिस तरीके से चल रहा है कानून की नजर से, आप इसको कैसे देख रहे हैं और आगे कौन सा करवट ये ले सकता है? क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, कोई राह, कोई उम्मीद है वहां पर कि उन्हें कोई राहत मिलेगी इसके बाद? देखिए, 9 अक्टूबर को हाईकोर्ट का फैसला आया है और 9 अक्टूबर का जो फैसला है डिवीजन बेंच का, इट इज सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जी। और दूसरी बात जो सबसे है कि जब से ये फैसला आया है, इसमें आप देख रहे हैं कि चंद नामवर शख्सियात के नाम जो हैं वो उसको सिलेक्टिवली लीक किया जा रहा है जी। और फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि नजूल के अलाटीज हैं, जो जिनके पास काफी लॉन्ग लीज थी, जो 50 साल, 70 साल, 80 सालों से जिनके पास लीज होल्ड राइट्स है। राइट सर। आप उन लोगों को रोशनी के बेनिफिशरीज के साथ क्लब नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे परचेजर्स भी हैं जिन्होंने रोशनी के तहत जो जमीन रेगुलराइज हुई है और फिर उन्होंने उसको खरीदा भी है। एक तो ये भी कैटेगरी आप है। और दूसरा सबसे बड़ा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 5 मरले, 10 मरले, 13 मरले, 14 मरले जमीन जिन्होंने रेगुलराइज कराई है अपने रिहायशी मकानों के लिए। तो फिलहाल तो अभी जो नाम सामने आ रहे हैं ये तो काफी जो पॉलिटिशियंस हैं या कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं समाज के, लेकिन मुझे लगता है कि जो 80 या 85% जो लोग हैं जो गरीब गुरबा हैं, ठीक है,
उनका क्या होगा जो कि 5 और 10 मरले की कैटेगरी में है। तो सभी की जो निगाहें हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि काफी लोग जिसे कहते हैं वो एसएलपी के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं जी। इन द मीन टाइम। एक जो मेरी एप्रीहेंशन है, जो मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से सिचुएशन को और हाई कोर्ट की जजमेंट को कम्युनलाइज करने की भी कोशिश की जा रही है, ये भी डर है जिस तरह से कल बठिंडी का वाकया हुआ है जी, आप इसको लाइटली मत ले लीजिए। बिल्कुल। और कुछ लोग जो हैं इसके ऊपर अपनी सियासी रोटियां जो हैं वो सेकना शुरू हो गए हैं, और खास तौर पर एक विशेष समुदाय के ऊपर जिसे कहते हैं उंगलियां उठाई जा रही। तो इस चीज को भी मुझे लगता है सरकार को और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको ध्यान रखना होगा कि कहीं रोशनी की इम्प्लीमेंटेशन में कहीं जम्मू कश्मीर में अंधेरा ना हो जाए। शकील साहब, एक चीज और भी आपसे, आपने जो जिक्र किया कुछ इलाकों का, और खोड़ भी एक फहरिस्त में शामिल है जहां भी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, जो वेबसाइट पर लिस्ट भी है। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि उनकी डिटेल्स भी शायद एड्रेस आगे पीछे हो, जिस तरीके से कल पीडीपी के दफ्तर को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। क्या कोई गुंजाइश बनती है इन लोगों के लिए? 85% एक आबादी होना इस तरह की जमीन पर, अगर उन्हें हटाया जाता तो इसका मतलब वो हुआ कि ये लोग बेघर हो जाएंगे। कानून की रूह से या कहीं पर एक्ट के तहत इन लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है? कोई गुंजाइश इस तरह की, या कोई ऑप्शन सरकार के पास? देखिए, बात ऐसे है, सरकार जो है, मैं आपको कह रहा हूं कि सरकार को कैटेगराइजेशन करनी पड़ेगी। आप एक 5 मरले वाले को, 10 मरले वाले को आप 80 कनाल वाले के साथ, 70 कनाल वाले के साथ क्लब नहीं कर सकते। राइट जी। और दूसरी बात, इसमें एक और जो मासूम कैटेगरी है जो कि लीज होल्डर थे, जिन लोगों के पास 80-80, 50-50, 60-60 सालों से लॉन्ग लीज पे जमीनें थी, आप उनको लैंड माफिया नहीं कह सकते। यू कैन नॉट ब्रांड देम एज लैंड ग्रैबर। ठीक है, उन लोगों ने इस लेजिस्लेशन का फायदा उठाया और उनके पास वैलिड लीज डीड थे कहते हैं। तो सरकार जो है डेफिनेटली, क्योंकि अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर होना है, सरकार वहां पे भी ये कह सकती है कि दे विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट दोज अंडर प्रिविलेज, दोज पुअर पीपल, जिनके पास सिर्फ रहने के लिए शेल्टर ही है, किसी के पास 5 मरले या 10 मरले जमीन है। जी। वो लोग कहाँ जाएंगे? और आप इतनी बड़ी तादाद में इतनी डेमोलिशन करेंगे, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो फाइनली अब सबकी नजरें वो सुप्रीम कोर्ट में लगनी है, और जो सरकार ये कह रही है कि विद इन द 6 मंथ्स हम बड़ी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो शुरू करेंगे और ये जो लोग काबिज हैं इनको हटाएंगे, शायद ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो यहां पर उधर उस कार्रवाई पर रोक लग सकती है। ये वी आर सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर्स ऑफ द अपेक्स कोर्ट। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कैसे इस सिचुएशन को डील करता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया शेख शकील साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। और देखिए, माहिरीन कानून जो होते हैं उनकी बात बड़ी सोची समझी होती है, और बिना लगी लिपटी के उन्होंने बात बताया कि जिस तरीके से किया जा रहा है इससे जम्मू कश्मीर की सिचुएशन कहां की ओर जा सकती है, और ऑल आइज ऑन सुप्रीम कोर्ट। अब सब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन और फाइनल बात जो है वो क्या कुछ सामने आ सकती है। तो ये बात तो थी जनाब 2 मामलों की, एक तो सांबा हमने आपके सामने रख दिया, और फिर रोशनी, क्या रोशनी लेकर आ रहा है या अंधेरा लेकर आ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है, क्योंकि माहिरीन कानून अपने अपने तरीके से हर एक चीज को देख